दोस्तों, मेरा नाम है सत्य प्रकाश शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रैक विद सत्य ऑल इन वन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोधी वंश। तो लोधी वंश जो है इसका स्थापना कब होता है? तो लोधी वंश का स्थापना होता है 1451 ईस्वी में और ये कब तक चलता है? तो 1526 ईस्वी तक चलता है। लेकिन बात करते हैं पहले कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है मुसलमानों का आगमन भारत में किस प्रकार हुआ, किस प्रकार उन लोगों ने अपने जो है धन दौलत के लोभ से हटकर जो है साम्राज्यवादी भावना तक कैसे वो लोग पहुंच गया। यानी कि पहले तो उन लोगों का मकसद था भारत को लूटना, लेकिन आगे चलकर जो है उन लोगों का मनसा में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया और वो लोग भारत में ही अस्थायी तौर पर शासन करना कर दिए, शुरू कर दिए। उस कड़ी में जो है हम लोग कहां तक देख लिए हैं? तो गुलाम वंश को देख लिए हैं, खिलजी वंश को देख लिए हैं, तुगलक वंश को देख लिए हैं, सैयद वंश को देख लिए हैं और आज जो हम लोग का टॉपिक पहुंच चुका है वो लोधी वंश में पहुंच चुका है। और ये इस कड़ी का जो है 5वां पार्ट होने वाला है जो हम लोग पढ़ रहे हैं लोधी वंश के रूप में। तो लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? बहलोल लोधी, यानी कि बकलोल लोधी नहीं, बहलोल लोधी। देखिए नाम जो है इसी याद रखिए, बकलोलवा जो है स्थापना की लोधी, ठीक, बहलोल 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 लोधी, ठीक। कब किया था? 1451 में। और 1451 में गद्दी पर बैठा भी कौन? तो बहलोल लोधी जो है गद्दी पर कब बैठा? 1451 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठता है। और कब तक रहा? 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। अब जो है बहलोल लोधी जो है जब गद्दी पर बैठ गया, कब? 1451 से लेकर 1489 तक। तो उसके बाद कई जो क्या क्या कर्म करता है और क्या काम करता है, तो सिर्फ समझने से पहले हम जान लें कि बहलोल लोधी का जो संबंध था वो अफगान से था। कहां से था? यानी कि ये सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक हुआ जो अफगानी था। क्या था? अफगानी, यानी कि ये अफगानी शासक था। कौन शासक था? अफगानी शासक था। कौन? पूछा जाएगा कि बहलोल लोधी जो है कहां से बिलोंग करता था? तो अफगान से बिलोंग करता था। और लोधी वंश पूरे सल्तनत काल का ऐसा पहला वंश था जो कहां से बिलोंग करता था? तो अफगान से बिलोंग, अफगानिस्तान से, यानी कि अफगानी शासक था इसमें, ठीक। अफगानी शासक किस वंश में आया भाई? लोधी वंश में, ठीक। और ये अफगानी शासकों का काफी क्या करता था? इज्जत करता था। किसका? अफगानी सरदारों का, अफगानी सरदारों का क्या करता था? सरदारों का इज्जत, सरदारों का इज्जत करता था। क्या करता था? इज्जत करता था। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि अफगानी होने के कारण जो है इसका झुकाव अफगान का तरफ जाता था और ये अफगानी सरदारों को काफी इज्जत करता था और उन लोगों को प्रेम से, क्या जैसे प्रेम से क्या बोलता था? मकसदे आलो। यानी कि पूछा जाएगा कि अफगानी सरदारों को बहलोल लोधी क्या बोलता था? तो मकसदे आलो के नाम से जो है पुकारता था। किस नाम से पुकारता था? मकसदे आलो के नाम से पुकारता था। कौन? तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है जैसे ही दिल्ली के गद्दी पर बैठता है, किस गद्दी पर बैठता है? दिल्ली के गद्दी पर बैठता है, दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। ये क्या करता है? ये सबसे पहला काम करता है जौनपुर पर अधिकार। किस पर अधिकार? जौनपुर पर अधिकार करता है, ठीक। और जौनपुर पर अधिकार करता है किसको हराकर? हुसैन शाह को। किसको हराकर? हुसैन शाह को हराकर, किसको हराकर जो है किस पर अधिकार कर लेता है? तो जौनपुर पर अधिकार कर लेता है। और जौनपुर को कहां मिलता है? दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में जो है प्लस कर देता है किसको? जौनपुर को। कौन? मैं हूं जॉन, जॉन जॉन छोटा डॉन नहीं। दिल्ली में जो है अगर देखा जाए दिल्ली प्लस जौनपुर जो है मिल जाता है। कब मिल जाता है? तो बोलने का मतलब जो है जब बहलोल लोधी जो है जौनपुर का शासक हुसैन शाह को हरा देता है और इस प्रकार जो है बहलोल लोधी जो है दिल्ली में जो है उसका साम्राज्य का आकार का विस्तार करता है जौनपुर पर अधिकार करके। नेक्स्ट जो आता है ये बहलोल लोधी जो था एक सिक्का चलाता है। क्या चलाता है? बहलोली सिक्का। कौन सिक्का? या बहलोल सिक्का। कौन सिक्का? बहलोल सिक्का चलाता है। ये बहलोल सिक्का जो है ये उस समय का प्रमुख व्यापारिक सिक्का था। क्या था? व्यापारिक मुद्रा। क्या था? व्यापारिक मुद्रा। पूछेगा कि बहलोल लोधी द्वारा चलाया गया जो मुद्रा था उसका नाम क्या था? तो बहलोली मुद्रा या बहलोली सिक्का। और यही उस समय व्यापार का मुख्य क्या हुआ करता था? मुद्रा हुआ करता था। और जो भी देश विदेश से व्यापार होता था इसी सिक्के में, इसी मुद्रा में हुआ करता था। अब नेक्स्ट जो बात है कि बहलोल लोधी जो था वो
पहले, यानी कि शासक बनने से पहले, कहां का शासक बनने पहले तो लोधी वंश का, यानी कि दिल्ली के गद्दी पर बैठने से पहले क्या था, तो सरहिंद का, कहां का, सरहिंद, एक जगह का नाम क्या है, सरहिंद, सरहिंद का सूबेदार। पूछेगा कि बहलोल लोधी कहां का सूबेदार था, तो सरहिंद का सूबेदार था। और कब था सरहिंद का सूबेदार, तो लोधी वंश के गद्दी पर बैठने से पहले जो है वो कहां का सूबेदार था, तो सरहिंद का सूबेदार था। अब जो है बहलोल लोधी का जीवन में जो है आखिरी जो अभियान था वो था ग्वालियर अभियान। क्या था, ग्वालियर अभियान, माने अंतिम अभियान। अगर देखा जाए तो पूछा जाएगा कि इसका अंतिम अभियान कौन सा था, तो ग्वालियर अभियान था। ठीक, अब ग्वालियर अभियान के बाद जब ये दिल्ली वापस लौट रहा था तो उस समय इसको क्या लग गया, लू लग गया। क्या लग गया, लू लग गया। क्या मार दिया, लू मार दिया। अब लू मार देने से क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। कब हो गई मृत्यु, 12 जून। अभी था ये था बकलोल, ये क्या था, बकलोल, तो ये था नाम में क्या चीज है, बहलोल। ठीक, तो नाम से बदल गया कि क्या चीज हो गई, बकलोल ही होगा। देखिए अब जून का महीना में क्या रहता, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में क्या रहता, बहुत भीषण गर्मी पड़ता है। ठीक, और उस भीषण गर्मी में दोपहर में क्या चलता है, बहुत ज्यादा लू चलता है। और उस लू में ही बकलोल को निकलने का जरूरत है। तो ये बकलोल उस समय एसी वाला कार तो होता नहीं था कि फूई फूई करके पहुंच जाए, कहां, दिल्ली पहुंच जाए ग्वालियर से। तो ये बड़ा अपना घोड़ा पर बैठ के जो है किबिट किबिट करते हुए कहां पहुंचने वाला था, दिल्ली। तब तक रास्ता में क्या मार दिया, लू मार दिया। चल गए साले सुअर के पास, नहीं सॉरी, कहां चल गए, मारे गए कौन, बहलोल लोधी जो है मर गया। कौन मर गया, बहलोल लोधी जो है क्या हो गया, मारा गया। यानी कि माने कैसे मर गया, तो लू लगने के कारण क्या हो गया, मर गया। तो इस तरह से जो है लू लगने से किस शासक का मृत्यु हो गया, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बहलोल लोधी। ठीक, और वो कहां से आ रहा था, दिल्ली वापस, तो ग्वालियर अभियान के बाद जो है वो दिल्ली वापस आ रहा था। ठीक, उसी दौरान उसको कहां मार दिया, लू मार दिया। और 12 जून 1489 को जो है बहलोल लोधी का हो गया अपना अंतिम सांस जो है गिन लिया। और इस तरह से कहानी का हो गया, खत्म हो गया, किसका, बहलोल लोधी का। और बहलोल लोधी के बाद जो है उसका पुत्र यानी कि सिकंदर लोधी, जिसका असली नाम निजाम खां था, गद्दी पर बैठता है। तो हम लोग अब देखेंगे निजाम खां को, मैंने सॉरी निजाम खां यानी साथ सिकंदर लोधी को देखते हैं। तो सिकंदर लोधी जो था वो कब गद्दी पर बैठा, तो अपने पिता यानी कि बहलोल लोधी के मृत्यु के बाद, यानी कि सिकंदर लोधी। कौन लोधी, सिकंदर लोधी। कौन लोधी, सिकंदर लोधी जो है गद्दी पर बैठता है कब, 1489 ईस्वी में। और कब तक रहता है, 1517 ईस्वी तक शासन करता है, यानी कि 28 साल। और बहलोल लोधी का नस्ल क्या था, बहलोल लोधी अगर बोला जाए तो बहलोल लोधी जो है 38 वर्ष तक शासन किया था। और वहीं सिकंदर लोधी का बात किया जाए तो 28 वर्ष तक लगभग क्या किया, शासन किया। कितना वर्ष तक, 28 वर्ष तक। अब सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम का अगर बात किया जाए तो वास्तविक नाम निजाम खां। क्या नाम था, निजाम चचा नहीं, निजाम खां। अब बोले निजाम चचा क्यों बोल रहे थे, तो हम लोग का एक चचा है निजाम चचा, लेकिन खैर यहां पर बात हो रहा है का, तो सिकंदर लोधी जो है वास्तविक नाम उसका क्या था, सिकंदर लोधी का, निजाम खां। और सिकंदर लोधी फिर क्या था, सिकंदर लोधी क्या था, उपाधि था। क्या था, उपाधि, यानी कि इसको क्या मिला हुआ था, उपाधि मिला हुआ था। किस चीज का नाम का, सिकंदर लोधी के नाम का क्या मिला हुआ था, उपाधि मिला हुआ था। और इसका वास्तविक नाम था निजाम खां। और जो ये हम लोग का क्या था, सिकंदर लोधी जो था ये एक लेखक भी था। क्या था, लेखक और कवि भी था। क्या था, लेखक प्लस कवि, लेखक प्लस कवि। और ये किस नाम से लिखा था, तो गुलरुखी के नाम से। किस नाम से, यानी कि सिकंदर लोधी या निजाम खां के नाम से नहीं लिखा था, ये गुलरुखी के नाम से, यानी कि नाम बदल दिया था, गुलरुखी के नाम से लेखन कार्य करता था, लेखन कार्य करता था। किस नाम से करता था, तो गुलरुखी के नाम से लेखन कार्य करता था। और किस भाषा में लिखता था, तो फारसी भाषा में। किस भाषा में, फारसी भाषा में जो है लेखन कार्य करता था। नेक्स्ट जो आता है कि इसका जो प्रमुख रचना था उसका नाम क्या था, लज्जते सिकंदरी। कि सिकंदरी, लज्जते सिकंदरी। पूछेगा कि
सिकंदर लोदी का जो एक बुक था उसका नाम क्या था? लज्जते सिकंदरी। कौन सिकंदरी? लज्जते सिकंदरी नाम से जो है ये एक बुक लिखा। और किस चीज से जुड़ा हुआ बुक था? तो संगीत से जुड़ा हुआ क्या था? बुक था। किस चीज से जुड़ा हुआ बुक था? संगीत से जुड़ा हुआ क्या था? बुक था। और चूंकि नाम है लज्जते सिकंदरी तो लजा लजा के नहीं कर रहा था। कौन? सिकंदरी। एक संगीत का बुक था, नाम है लज्जते सिकंदरी, इसलिए याद रखिएगा। और किस भाषा में था? तो फारसी भाषा में लिखा गया था। उसके अलावा एक बुक और था जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? आयुर्वेद से जुड़ा हुआ था। उस ग्रंथ का जो है अनुवाद करता है ये फारसी में। किसमें अनुवाद करता है? फारसी में। उस बुक का नाम क्या रहता है? तो फरहंगे सिकंदरी। यानी कि बोलने का मतलब जो है कि आयुर्वेदिक बुक जिसका अनुवाद क्या करता है? फारसी भाषा में क्या करता है? अनुवाद करता है। क्या करता है? अनुवाद करता है। और उस बुक का नाम क्या पड़ता है? फरहंगे सिकंदरी के नाम से एक बुक लिखता है। तो इस तरह से जो है सिकंदर लोदी जो है अपना लेखन कार्य करता है। और उसका ये सब क्या था? नाम था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य में अगर बात किया जाए तो सबसे जो फेमस कार्य है इसका भूमि नापन पद्धति। कौन पद्धति? भूमि नापन पद्धति या भूमि मापन पद्धति। ठीक, तो उसका आविष्कार करता है। भूमि नापन पद्धति का नाम क्या था? गज ए सिकंदरी। क्या नाम था? गज ए सिकंदरी। किस सिकंदरी? गजे सिकंदरी। और उस समय तक अगर बात किया जाए तो भारत में कोई भी एक प्रमाणिक क्या नहीं था? भूमि नापने का पद्धति नहीं था। और ये पहला ऐसा शासक बनता है। कौन? सिकंदर लोदी, जो भूमि नापने का एक पद्धति को लेकर के आता है। उसका नाम क्या था? गज ए सिकंदरी। तो इस तरह से जो है गजे सिकंदरी जो है पूरा दुनिया भर में विख्यात हो जाता है भूमि नापन पद्धति के रूप में। और इसका भी नाम पूरा दुनिया में जान लगता है। क्या चीज? सिकंदर लोदी का, कि ऐसा कोई एक शासक है स्वतंत्र काल का जो एक ऐसा पद्धति लेकर आया जिससे भूमि को अच्छा तरीके से मापा जा सकता है। इससे जो है कर में वृद्धि हुआ, कर लेने में होगा वृद्धि हुआ, सुविधा हुआ। ठीक, तो भूमि नापन पद्धति जो था उसका नाम क्या रखा? ये गज ए सिकंदरी, जो भूमि नापने का एक पद्धति लेकर आया था। ठीक, उसके बाद जो है ये आगरा शहर का स्थापना करता है। क्या करता है? आगरा शहर की स्थापना। किस शहर की स्थापना? आगरा शहर की स्थापना। अब आगरा शहर का स्थापना कब किया जाता है? 1504 में। कब किया जाता है? 1504 ईस्वी में। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी या निजाम का या गुलरुखी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1504 ईस्वी में किया गया। और 1506 ईस्वी में, कब? 1506 ईस्वी में। कौन ईस्वी में? 1506 ईस्वी में आगरा क्या बन गया? राजधानी। आगरा क्या बन गया? राजधानी। यानी पूछेगा कि सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया? तो 1506 में बनाया। और क्यों बनाया? इसका मेन कारण था कि आगरा उस बिंदु पर स्थित है जहां से दिल्ली भी जुड़ा हुआ है, जहां से राजस्थान भी जुड़ा हुआ है, जहां से मध्य प्रदेश भी जुड़ा हुआ है और जहां से उत्तर प्रदेश भी जुड़ा हुआ है। यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों का जो मार्ग है वो आगरा से होकर ही जाता है। अर्थात आगरा मेन सेंटर पॉइंट में था। इसलिए जो है उस सेंटर पॉइंट पर नियंत्रण करने के लिए, अर्थात उस व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए जो है सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा को क्या बनाया जाता है? व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाता है और उसको अपना राजधानी बना लिया जाता है। तो इस तरह से आगरा जो है किसका राजधानी बन जाता है? तो लोदी वंश का राजधानी बन जाता है। इससे पहले कहां था राजधानी? इससे पहले दिल्ली राजधानी हुआ करता था, लेकिन सिकंदर लोदी के द्वारा जब आगरा शहर का स्थापना किया गया उसके बाद इसका राजधानी क्या बना लिया गया? तो आगरा को राजधानी बना लिया गया। इसका देखो एक कारण तो व्यापारिक नियंत्रण के लिए भी था व्यापारिक मार्ग पर, और दूसरा कारण था कि राजस्थान के रजवाड़े की शक्ति दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी, उस पर भी नियंत्रण पाने के लिए जो है उसने अपनी राजधानी क्या बनाई? तो आगरा को बनाया। तो ये हम लोग देखें कि आगरा को राजधानी कब और काहे बनाया। अब इसके अलावा कुछ उसकी धार्मिक पाबंदी को हम लोग देखते हैं। तो इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट जो बात होता है हम लोग का कि सिकंदर लोदी जो था, कौन लोदी? सिकंदर लोदी, ये क्या करता है कि धार्मिक अनुष्ठानों पर जाने में महिलाओं पर प्रतिबंध। अब किस चीज के लिए प्रतिबंध लगाता? महिलाओं पर प्रतिबंध। तो देखिए उस समय जो मुस्लिम महिलाएं थी वो लोग जो है जो दरगाह होता था, उसके अलावा क्या मजार होता था, ये सब पर जा सकती थी। किससे पहले? सिकंदर लोदी के शासन से पहले। लेकिन सिकंदर लोदी बोलता है कि नहीं, महिलाएं वहां नहीं जा सकती है। इस तरह से महिलाओं के बहुत सारे धार्मिक प्रतिष्ठानों में, अनुष्ठानों में भाग लेने पर लगा दीजिएगा
रोक लगा दिया गया, यानी कि महिलाएं बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग नहीं ले सकती थी। किसके शासनकाल में ऐसा कर दिया गया? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में क्या कर दिया गया? महिलाओं के धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने पर रोक लगा दिया गया। और जो मजार हो गया, दरगाह हो गया, मंदिर हो गया, और भी बहुत सारी जगह में धार्मिक स्थानों पर मुस्लिम महिलाएं, खासतौर पर महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो है नहीं जा सकती थी। ठीक, यानी कि महिलाओं पर धार्मिक स्थानों पर जाने से रोक, यानी कि महिलाओं को धार्मिक स्थानों पर जाने से क्या कर दिया? रोक दिया। ठीक, ये भी समझ में आ गया हम लोग को बात। अब नेक्स्ट जो आता है, ये क्या करता है? तो तजिया प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। कौन प्रथा पर? तजिया प्रथा पर रोक। अब तजिया प्रथा जो है मुस्लिमों का एक क्या चीज है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रथा होता है मुहर्रम के समय में। ठीक, तो उस प्रथा पर भी क्या लगा दिया? रोक लगा दिया, जो कि एक धर्म पर किया गया तीखा वार था। ठीक, अर्थात बोल सकते हैं हम लोग कि सिकंदर लोदी जो है दोनों धर्मों के बीच, यानी कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। लेकिन जो इसका सामंजस्य स्थापित करने का जो तरीका था, बिल्कुल क्या था? गलत था, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की धार्मिक भावनाओं का पहुंच रहा था, ठेस पहुंच रहा था। यानी कि बहुत सारे लोगों के धार्मिक भावनाओं का पहुंच रहा था, ठेस पहुंचा रहा था। कौन? तो सिकंदर लोदी। ठीक, क्यों? क्योंकि ये बहुत तरह का अपना मनमर्जी तरीका से क्या कर रहा था? लोगों के ऊपर धार्मिक प्रतिबंध और रोक टोक लगा रहा था। देखिए ये क्या करता है? एक और काम करता है, ये ब्राह्मणों पर। किस पर? ब्राह्मणों पर क्या करता है? पुनः जजिया कर लगाता है। क्या लगाता है? पुनः जजिया कर। अब बोलने का मतलब ये जजिया कर क्या होता है? लगाता है। अब पुनः क्यों बोला गया? क्योंकि इसको एक समय बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है जजिया कर को कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ब्राह्मणों पर से हटा दिया गया था। लेकिन पुनः जो है इसको स्थापित कर देता है कौन? तो सिकंदर लोदी। कब करता है? तो अपने शासनकाल के दौरान करता है। और क्यों करता है जजिया कर? जजिया कर होता क्या है? तो जजिया कर का मेन मकसद होता है गैर मुसलमानी कर। क्या चीज कर? गैर मुसलमानी कर। जजिया कर का मतलब क्या था? गैर मुसलमानी कर। कौन कर? गैर मुसलमानी कर। तो बोलने का मतलब जो है जजिया कर जो है गैर मुसलमान, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है उन लोगों से लिया जाता था, उन लोगों की रक्षा के बदले में। यानी कि सुल्तान उन लोगों से टैक्स लेता था जो लोग मुस्लिम नहीं है, उन लोगों की रक्षा के लिए, यानी कि रक्षा के एवज में जो टैक्स लिया जाता था उसको क्या बोला गया? गैर मुसलमान कर, यानी कि जजिया कर बोला गया। ठीक, इस तरह से जो है ब्राह्मणों पर पुनः जजिया कर को थोप दिया। कौन? तो सिकंदर लोदी। अब जो है एक व्यक्ति था, उसका नाम था बोधन। क्या नाम था? बोधन। बोधा नहीं, बोधा सिंह भी नहीं, बोधन। कौन? बोधन। अब बोधन कौन था? एक ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण था। अब ये ब्राह्मण क्या बोलता है कि हिंदू धर्म भी उतना ही पवित्र है जितना कि इस्लाम धर्म, यानी कि इस्लाम जितना पवित्र है उतना ही हिंदू धर्म, अर्थात दोनों धर्म को एक बराबर तराजू पर तोल देता। कौन? बोधन। और इससे नाराज हो जाता है कौन? सिकंदर लोदी। और उसको भी वो तोल देता है, टांग देता है। कहां पर? फांसी पर। किसको? बोधन को कहां लटकाता है? फांसी पर। आजकल का जमाना में देखा जाए तो सभी धर्म को बराबर अधिकार मिला हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्म बराबर है, कोई धर्म ना छोटा है ना कोई धर्म बड़ा है। लेकिन एक समय जब यहां पर सिकंदर लोदी का शासन, एक इस्लामी शासक का शासन था, तो सब समय उन लोगों के मन में यही चलता था कि इस्लाम ही क्या है? सबसे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, इस्लाम से ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। जबकि ये बोधन का मानना था कि सभी धर्म क्या है? एक समान है, सभी धर्म क्या है? बराबर क्या चीज है? पवित्र है। अर्थात जितना इस्लाम धर्म जितना पवित्र है उतना ही पवित्र धर्म कौन है? हिंदू धर्म भी। लेकिन इस बोधन का मंद बुद्धि के कारण जो है, ज्यादा बड़बोलापन के कारण जो है, इसको फांसी पर टांग देता है। कौन? सिकंदर लोदी। अब जो है नेक्स्ट जो बात आता है कि ये मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ाकर, किसी को तोड़ाकर? मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ाकर जो है, मूर्तियों को तोड़ाकर किसको देता है? कसाईयों को देता है। कौन? सिकंदर लोदी। और इस तरह से ये अपना क्रूरता का पहचान दिखाता है। कौन? सिकंदर लोदी। किसी का पहचान दिखाता है? क्रूरता का पहचान। किसके प्रति? हिंदू धर्म के प्रति। और कसाईयों को देता है मूर्तियों को तोड़वाकर। तो इस तरह से जो है सिकंदर लोदी जो है धार्मिक क्षेत्र में जो है अपना एक अलग छाप छोड़ता है, ठीक, क्रूरता का। नेक्स्ट जो आता है, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? 1517 ईस्वी में। कब हुआ? मृत्यु कब हो गया? 1517 ईस्वी में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ठीक, और इस तरह से सिकंदर लोदी का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और उसके बाद उसका पुत्र जो है गद्दी पर बैठता है, उसका नाम रहता है इब्राहिम लोदी। तो सिकंदर लोदी के बाद अब जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम रहता है क्या चीज? इब्राहिम लोदी। और ये लोदी वंश का अंतिम शासक था।
यानी कि इब्राहिम लोदी जो था, कौन लोदी? इब्राहिम लोदी कब गद्दी बैठता है? 1517 ईस्वी में। और कब तक रहता है? 1526 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, अर्थात 9 वर्ष तक शासन करता है। कितना वर्ष तक शासन करता है? 9 वर्ष तक शासन करता है। अब सबसे पहले जानते हैं सिकंदर लोदी जो था, कौन लोदी? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के 2 पुत्र थे। क्या पुत्र थे? एक का नाम था जलाल खां और दूसरा का नाम इब्राहिम लोदी। कौन लोदी? इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम क्या था? बड़ा था। क्या था? बड़ा पुत्र था। इसको दिल्ली का शासन प्रदान किया जाता है। कहां का शासन प्रदान किया जाता है? दिल्ली का। और इसको बनाया जाता है जौनपुर का शासक। कहां का शासक? जौनपुर। इसको जलाल खां को। अब धीरे धीरे जैसे ही इब्राहिम लोदी का क्या बढ़ता है? ताकत बढ़ता है, ये उलेमाओं के आदेशों का उल्लंघन करता है। किसका उल्लंघन करता है? उलेमाओं और प्रतिष्ठित धनी व्यक्तियों के आदेशों का क्या करता है? का उल्लंघन करता है। क्या करता है? उल्लंघन करके क्या करता है? जलाल खां को जलाल करते हुए हरा देता है। को हराकर जौनपुर पर क्या करता है? अधिकार कर लेता है। अब जैसे ही जौनपुर पर अधिकार करता है कौन? इब्राहिम लोदी, वैसे ही उलेमा और प्रतिष्ठित धनी व्यक्ति जो थे और धार्मिक अनुशासन जुड़े हुए जो व्यक्ति थे, बड़े बड़े पदवी पर स्थापित, वे लोग इब्राहिम लोदी क्या हो जाते हैं? विरोधी हो जाते हैं। इतना समझ में आया बात? यानी कि जलाल खां जो था, यानी कि इब्राहिम लोदी का जो भाई था, छोटा भाई, ठीक, उसको वो हरा देता है और इब्राहिम लोदी जो है जौनपुर को कहां मिलाता है? दिल्ली में मिलाता है, अपना दद्दा जान यानी कि बहलोल लोदी का तरह। ठीक, और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये अपना शासन को बड़ा करने का प्रयास करता है। कौन प्रयास करता है? अपने शासन को बड़ा, यानी कि अपना साम्राज्य को बड़ा करने का प्रयास करता है, तो इब्राहिम लोदी। ठीक, तो ये भी बात हम लोग समझ में आ गया कि यानी कि दोनों भाइयों में बनता नहीं था। ये जो है ज्यादा लालची व्यक्ति था, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अर्थात जो बाप प्रॉपर्टी छोड़ गया, मेरे को दे गया तो मेरा हो गया, साथ में भाई वाला हड़प जाएंगे हम, यानी कि भाई का प्रॉपर्टी हड़प लिया और जौनपुर क्या कर लिया? अपना अधिकार जमा लिया। ठीक, तो इतना समझना है कि हम लोग को अब नेक्स्ट जो हम लोग समझेंगे कि इब्राहिम लोदी का शक्ति कैसे दिन पर दिन क्या होती गया? छिन्न होते गया, भिन्न होते गया और ये लोदी वंश कैसे अंत हो गया। अब इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है, जब इब्राहिम लोदी गद्दी पर 1517 में बैठता है, तो इसका जो सबसे पहला युद्ध होता है 1518 ईस्वी में जो है युद्ध होता है तोखली का युद्ध। कौन सी का युद्ध? तोखली। खली नहीं, ग्रेट खली नहीं, उठा के पटक ही देता साले को। समय इब्राहिम लोदी सक पाता उससे? नहीं सक पाता। तो तोखली का युद्ध भी किसे हुआ था? तो भी महारथी आदमी से हुआ था। उसका नाम क्या था? राणा सांगा। किसे हुआ था? राणा सांगा। किसे हुआ था? राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। यानी कि राणा सांगा का युद्ध किसे हुआ? इब्राहिम लोदी से हुआ। तोखली का युद्ध 1518 में ये कौन जीत गया? राणा सांगा जीत गया। कौन जीत गए? राणा सांगा जीत गए। राणा सांगा कौन थे? मेवाड़ के शासक। कहां के शासक? मेवाड़ के शासक। अब मेवाड़ का शासक बोलने का मतलब मेवाड़ किसे होता है? वो चित्तौड़। अब चित्तौड़ का नाम तो लोग सुन किए होंगे, कैसे नहीं सुने होंगे? कहां से सुने होंगे भाई? और राणा सांगा कौन थे? तो महाराणा प्रताप, द ग्रेट महाराणा प्रताप का जी दादाजी, यानी कि दद्दा थे किसका? महाराणा प्रताप का। कौन? राणा सांगा। और अगर बात किया जाए तो इस तरह से चित्तौड़ के साथ थे और किसको हराते? राणा सांगा। तो इब्राहिम लोदी को हराते, यानी कि इब्राहिम लोदी हार जाता है। कौन युद्ध? तोखली का युद्ध। और जैसे ही हार गया तोखली का युद्ध, कौन? इब्राहिम लोदी। बाकियों को भी पता चला था कि इब्राहिम लोदी उतना योग्यता वाला शासक है नहीं, उसके पास उतना पावर है नहीं कि वो शासन कर सके। अर्थात बोलने का मतलब जब इब्राहिम लोदी को कमजोर मान लिया गया तो जो है अब उसके खिलाफ क्या शुरू हो गया? जहां तहां से षड्यंत्र होना हो गया, शुरू हो गया। ठीक, और षड्यंत्र करने में जो है उलेमाओं का भी हाथ था। षड्यंत्र करने में उसका भाई यानी कि चचेरा मैंने उसका अपना भाई जो था, छोटा भाई जलाल खां, उसका भी हाथ था। इसका अपना चचा अर्थात आलम खां भी इसका विरोधी था। और साथ ही साथ दौलत खां भी इसका क्या हो गया? जो कि पंजाब का शासक था दौलत खां, वो भी इसका विरोधी बन गया। किसका? इब्राहिम लोदी का। यानी कि इब्राहिम लोदी का हर तरफ विरोध होने लगा। किसका विरोध होने लगा? इब्राहिम लोदी का। और इनकी इब्राहिम लोदी जब गद्दी पर बैठा तो उस समय तक तो ठीक था सब कुछ, क्योंकि उलेमा लोग सब कुछ बराबर बांट देता है। इनकी दिल्ली पर इब्राहिम लोदी को और जलाल को कहां पर आ दिया? जौनपुर को। लेकिन
बाद में जो है जब ये अपना लालच दिखाता है अर्थात जौनपुर पर भी अधिकार कर लेता है, तब से उलेमा इसका विरोध में हो जाते हैं। ठीक, और इस तरह से जो है इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट जो है वॉर छिड़ जाता है। और बोलने का मतलब जो है आलम खां, कौन खां? आलम खां। ये कौन थे? आलम खां, चच्चा जान, कौन जान? चच्चा, यानी कि चाचा। किसके चाचा? इब्राहिम लोदी के चाचा थे। और प्लस दौलत खां, कौन खां? दौलत खां, कौन खां? दौलत खां, यानी कि ये कहां का शासक था? पंजाब का। कहां का शासक था? पंजाब का। ये निमंत्रण कर, ये दोनों मिलकर किसको निमंत्रण देता है? तो बाबर को। किसको निमंत्रण मिलता है इन लोगों के द्वारा? निमंत्रण किसको? बाबर को। किसको? बाबर को। पूछता है क्वेश्चन कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जो है बाबर को भारत में आने के लिए किसने निमंत्रण दिया? तो उसका नाम क्या था? आलम खां और दौलत खां। आलम खां और दौलत खां के द्वारा दिया गया निमंत्रण बाबर को। किसके ऊपर अटैक करने के लिए? इब्राहिम लोदी के ऊपर। और बाबर देखता है कि जब मेरे को वहीं पर सपोर्ट मिल रहा तो हम क्यों न लड्डू खाएं, इसलिए लड्डू खाने के लिए कौन मुंह उठाकर आ जाता है? तो बाबर आता है और इन दोनों के सपोर्ट से जो है इब्राहिम लोदी को थपा थप थुप देता है। कौन सी युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में? तो इसको थोड़ा देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए चट से, आप पट से इसको मिटा देते हैं। देखिए, अब बोलने का मतलब जो है कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल। कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को प्रथम पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध होता है। ठीक, कब होता है? किसके बीच में होता है? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। कौन लोदी? इब्राहिम लोदी। कौन लोदी? इब्राहिम लोदी। जीत किसका होता है? जीत जाता है बाबर। हार कौन गया? इब्राहिम लोदी हार जाता है। यानी कि जीत और हार का फैसला हो जाता है। और जीत और हार के फैसला होने के साथ ही एक और चीज होता है कि बाबर इस युद्ध में जो है क्या करता है? तोप का प्रयोग करता है। क्या प्रयोग करता है? तोप का प्रयोग। क्या प्रयोग? तोप का प्रयोग। अब यहां एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में पहली बार किस शासक ने तोप का प्रयोग किया? तो क्या नाम पड़ेगा? बाबर ने तोप का प्रयोग किया। और इसके पास दो महारथी थे, उस्ताद थे। एक का नाम था उस्ताद अली। क्या नाम था? उस्ताद अली। और एक का नाम था उस्ताद मुस्तफा, मेरा दोस्त मुस्तफा, उस्ताद मुस्तफा। ये लोग क्या था? तोपची। क्या था? तोपची। अरे वो झारखंड में जगह का नाम है, मेरा बहुत फेवरेट जगह, हम लोग तोपचाची नहीं, तोपची। ठीक, तो यहाँ तोपची जो है ना, ये तोपची का मतलब क्या जी? जो तोप चलाने में माहिर हो। कौन सी चलाने में माहिर हो? तोप चलाने में माहिर हो, उसको बोलते हैं तोपची। यानी कि प्रमुख तोपची कौन थे भाई? बाबर का प्रमुख तोपची कौन था? तो उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा। और दिया किसको? दफाकर इब्राहिम लोदी को थपा थप दे दिया, अपना तोप से उड़ा दिया। युद्ध क्षण भर में क्या हो गया? खत्म हो गया। युद्ध बहुत क्षणिक समय में क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। इब्राहिम लोदी का सेना बड़ा था, बाबर का सेना कम था, लेकिन ऐसा तोप मारा किसको? इब्राहिम लोदी को, कि इब्राहिम लोदी मुंह फाड़ दिया। और ऐसा पहला शासक बना पूरा सल्तनत काल का पहला शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया। कहां मारा गया? युद्ध भूमि में मारा गया। यानी कि इससे पहले कोई भी शासक युद्ध भूमि में नहीं मारा गया था। और यह पहला शासक भी हुआ पूरा सल्तनत काल का, और अंतिम शासक भी हुआ। युद्ध में मरा, सल्तनत काल खत्म। किसके मरने के साथ? इब्राहिम लोदी के मरने के साथ किस काल का खात्मा हो गया? तो मैंने लोधी वंश का हो गया, खात्मा हुआ, सल्तनत काल का खात्मा हुआ। और बाबर एक नई शक्ति के रूप में उभर कर आता है और क्या करता है? फिर से शासन शुरू करता है, लेकिन किस वंश के रूप में? अब सल्तनत काल नहीं रहा। अब जो शासक थे अपने आप को बादशाह बोलते थे। बादशाह, ओ बादशाह, मैंने बादशाह बोलते थे। कौन? ये बाबर। यानी कि सल्तनत काल का हो गया, समाप्त हो गया। और बाबर के द्वारा भारत में मुगल वंश का कर दिया गया, स्थापना कर दिया गया। और हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में, इनकी शुरुआती वीडियो में ही कुछ हम लोग मैंने मुगल काल के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, और बाकी उत्तर मुगल काल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बाबर के बारे में और मुगल काल के बारे में जानना है तो आप लोग मेरा पुराना वीडियो को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं।
फिलहाल जो है ये इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद जो है इस लोदी वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और लोदी वंश के अंत के साथ ही हमारा जो है सल्तनत काल का हो जाता है। ये जो 5 पार्ट में हम लोग वीडियो को लाए हैं, ये सीरीज भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और हम लोग जो अभी इस वीडियो में भी देख रहे हैं जो काजिज, ये लोदी वंश ये तो खत्म हो गया, लेकिन आप लोग एक चीज नहीं भूलिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि हम लोग का मनोबल इस तरह से ऊंचा बना रहे और हम लोग अच्छा वीडियो लाते रहे।